हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। बच्चों आज हम लोग अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं बच्चा। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे और हेडिंग जो है स्ट्रिंग वेव्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग वेव्स का अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वेव्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बिकॉज आप नीट या जेई का एग्जाम्स देख लो, जिस तरह से डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं कंटिन्यूअसली, उसी तरह से स्ट्रिंग वेव से भी, ठीक है ना, क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है ना। लाइक अब इसमें आगे जाके हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी इंक्लूड कर लेंगे, नो डाउट। तो लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस आने का चांसेस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो आप वॉच करोगे एंड आई डोंट थिंक कि इतना के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग वेव्स का छूटेगा, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह तो सब लोग रटा होता है, ऐसा नहीं है यार। फॉर्मूला तो सबको पता होता है स्ट्रिंग वेव में जो है स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वेव मूव करेगा आपका, लाइक वो कितना स्पीड से, तो वो सबको पता होता है। बट एप्लीकेशंस क्या है या क्या क्राइटेरिया है उस फॉर्मूले के यूज करने का, क्योंकि देखना ना, अभी एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम देंगे और वहां पे आप लोग डेफिनेटली जो है अगर नहीं जानोगे ये सब चीज तो फंस के आओगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा जो है एप्लीकेशंस इसमें जो है लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना, और बस रिजल्ट रट करके सोचते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से क्या क्या जिसमें आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा बोर्ड पे, स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है ना। तो है क्या कि लाइक हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ऑब्वियस है मास होगा, बिकॉज बिना मास के तो हम लाइक मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करा ही नहीं सकते हैं आपका, ठीक है ना। लाइक मैंने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का एक जो एंड है हमने यहाँ कहीं फिक्स रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फिक्स ही होगा, वो आपका लाइक फ्री भी हो सकता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है एंड को मैंने फिक्स करा है और लाइक दूसरा जो एंड है उसको मैंने डिस्टर्ब करा। डिस्टर्ब कहने का मतलब कि ऑक्सीलेट करा दिया स्ट्रिंग को, माने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग था और लाइक जो हमारे पास जो ओपन एंड है, फ्री एंड है, उसको पकड़ के कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करा। तो मैंने कहा कि डिस्टर्बेंस के बाद इसमें जो है वेव पल्स जनरेट हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस शेप का, जो कि साइनोसोडियल और कोसाइनोसोडियल शेप का वेव पल्स होता है। तो मैंने कहा कि इस शेप का जो है वेव पल्स जनरेट हुआ और जो कि बिना अपना शेप चेंज किए हुए, बिकॉज हम लोग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बिना अपना शेप चेंज किए हुए सेम शेप के साथ, लाइक कुछ स्पीड के साथ, लाइक इस स्ट्रिंग में जो है ये वेव जो है या वेव पल्स जो है वो आपका प्रोपगेट करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये स्पीड हो सकता है कि कांस्टेंट रहे स्ट्रिंग के अक्रॉस, या ये भी हो सकता है कि पोजीशन टू पोजीशन जो स्पीड है वो आपका वेरी करना शुरू कर दे। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये यूनिफॉर्म स्पीड से ही जो है आपका ट्रैवल करेगा उस स्ट्रिंग में। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करे, आपका चेंज करे। तो क्या क्या केसेस है सब पे हम डिस्कस करेंगे अभी, बस ध्यान से आप देखते रहो। अब सुनना, लाइक मैंने कहा कि ये वेव पल्स जो है t इज इक्वल टू 0 पे मैंने एक वेव पल्स जनरेट करा है और आफ्टर टाइम t या आफ्टर सम टाइम ये वेव पल्स कहीं यहां पहुंचा। ये वेव पल्स जो है प्रोपगेट होते हुए बिना शेप चेंज किए हुए कहीं यहां आया और इस इंस्टेंट पे इसके पास जो स्पीड है वो है आपका v। ध्यान रखना, ये जो a दिख रहा है ना, a दिस इज द लाइक आप कह सकते हो कि हाइट जो है लाइक उस वेव पल्स का, या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर एम्पलीट्यूड ही नाम दे देते हैं आपका वेव का a, तो ध्यान रखना कि हम यहां अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो स्ट्रिंग के लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला वेव पल्स जो है हम लोग यहां पे डेवलप किए हैं। अब ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग को इस तरह से डिस्टर्ब कर दें कि पूरा जो स्ट्रिंग का लेंथ जो है वही एम्पलीट्यूड्स में कन्वर्ट हो जाए। इन दैट केस सिचुएशन विल गेट सो कॉम्प्लिकेटेड, वहां पे जो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो लगेगा ही नहीं वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो भी हम स्पीड का रिजल्ट है लिखने जा रहे हैं वो रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब जो एम्पलीट्यूड है आपका जो वेव पल्स का वो आपका स्ट्रिंग के लेंथ के कंपैरिजन में क्या हो, आपका बहुत ही छोटा हो, ठीक है बच्चा। अब सुनना, लाइक कितने लोग जो है इस रिजल्ट को रट लेते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। टी है वहां पे टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग, म्यू को मानते हैं और लीनियर मास डेंसिटी, जो कि यहां लिखा भी है टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग, म्यू को हम लोग बोल रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी, दैट्स इट। बस यही समझते हैं कि स्ट्रिंग में हो गया काम, ठीक है। नहीं भाई, ध्यान रखना, ये जो भी दिख रहा है ना आपको, भी, ठीक है, डेफिनेटली ये भी इस वेव पल्स का स्पीड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में भाई, किसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये भी स्पीड ऑफ वेव पल्स है, बट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग।
विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, माने स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर स्ट्रिंग पे बैठ करके या स्ट्रिंग पे रह के अगर वेव पल्स को देखता है तो वो ये कहेगा कि ये वेव पल्स जो है वो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर टी अपॉन क्या आपका म्यू, जो कि प्रूफ से जो है वो कनेक्टेड है। बट यहां पे प्रूफ का कोई लॉजिक इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि जो भी आपको दिख रहा है ये स्पीड तो है वेव पल्स का, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये है विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका स्ट्रिंग। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर ऐसा हो कि स्ट्रिंग में किसी भी तरह का ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो रहा हो, माने स्ट्रिंग अपनी पोजीशन से शिफ्ट ना हो, माने ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग अभी इस पोजीशन पे है कुछ देर के बाद स्ट्रिंग ही खिसक गया, तो ध्यान रखना स्ट्रिंग के अगर पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा हो, देन इन दैट केस ऑब्जर्वर चाहे स्ट्रिंग पे बैठा हो चाहे ग्राउंड पे बैठा हो, दोनों के अकॉर्डिंग जो स्पीड होगा वो √T/μ ही होगा। बट ध्यान रहे अगर ऑब्जर्वर, एकदम गौर करना इस बात को कि लाइक अगर स्ट्रिंग में मूवमेंट शुरू हो जाए, स्ट्रिंग में अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट शुरू हो जाए, इन दैट केस बी वेरी केयरफुल, बिकॉज उस केस में जो फॉर्मूला आप यूज करोगे √T/μ, वो फॉर्मूला आप स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में ही यूज करोगे, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लेना कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम लोग मेजरमेंट लाइक वेव पल्स के स्पीड का कहां से कर रहे हो, आपका स्ट्रिंग पे बैठ के कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कर रहे हो। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अब यहां देख सकते हो जैसा कि दिख रहा है T जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग में, म्यू जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग का। अब कितने लोगों के दिमाग में होगा कि सर क्या जो वेव पल्स जो आपका ट्रैवल कर रहा है स्ट्रिंग में, क्या उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा या पोजीशन टू पोजीशन या टाइम टू टाइम चेंज करेगा? तो यहां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है √T/μ, ठीक है ना। दो केसेस बनते हैं, या तो आप किसी भी मेथड से लाइक टेंशन को कांस्टेंट रख लो, ठीक है ना, पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट टेंशन, हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन मेंटेन कर लो। लाइक मास होने के बाद भी ऐसा किया जा सकता है कि मास होने के बाद भी ऐसा किया जा सकता है कि पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट टेंशन क्या रखे आपका मेंटेन किया जाए। तो ध्यान रखना किसी भी तरह से अगर स्ट्रिंग में कांस्टेंट टेंशन को मेंटेन रखा जाए और साथ ही साथ म्यू दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्ट्रिंग में, उसको भी कांस्टेंट रखा जाए, माने T को भी कांस्टेंट रखा जाए, म्यू को भी कांस्टेंट रखा जाए, इन दैट केस रूट के अंदर का जो टर्म होगा वो कांस्टेंट रहेगा। माने ध्यान रखना अगर स्ट्रिंग का टेंशन कांस्टेंट हो और म्यू दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज द मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, अगर वो भी कांस्टेंट हो, देन इन दैट केस ओनली जो वेव पल्स है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा स्ट्रिंग के क्रॉस। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान रखना कि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माने म्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन टेंशन पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, माने हर एक पॉइंट पे स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू डिफरेंट हो जाए, इन दैट केस आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि जो भी होगा दैट इज जो प्रोपगेशन स्पीड होगा वेव पल्स का विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। उस केस में होगा ये कि जैसे जैसे टेंशन चेंज होगा वैसे वैसे वेव पल्स का स्पीड भी क्या होगा आपका चेंज करेगा। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रख लेना, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में कचरा चला जाता है कि माने V बराबर √T/μ हो गया। अरे भाई बहुत सारा यहाँ पे क्राइटेरिया है, देखना बता ही रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर टेंशन डिफरेंट होगा स्ट्रिंग में in spite of the fact कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इन दैट केस लाइक भी जो होगा वो आपका टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करेगा, लाइक पोजीशन टू पोजीशन जो स्पीड होगा वेव पल्स का वो आपका वेरी करेगा। क्या कोई दिक्कत? तो फटाफट पहले इसको नोट कर लो, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। हो गया? चलो देखोगे ध्यान से, ध्यान रहे स्पीड ऑफ वेव पल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है वो। अब जरा देखना बच्चा, एक क्वेश्चन देखो, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक देते हैं, नहीं पता होता तो देखना कैसे फंस जाते हैं आप लोग। ध्यान देना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा कि एक कार है, कुछ ऐसा बस एक कार है, डॉपलर इफेक्ट में हम लोग सिर्फ नैनो कार ले रहे थे, लेकिन यहां पे थोड़ा कार जो है हमने चेंज करा है, ठीक है ना, ट्रॉली कार टाइप का है कुछ, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ कार है। कह रहे हैं कि लाइक कुछ ऐसा कार है और इस कार के अंदर ना मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया है, बस ठीक है।
एक स्ट्रिंग मैंने इसके अंदर रख दिया कुछ इस तरह से, और दिस, ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि ये जो कार है वो आपका कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, बस आगे बढ़ रहा है, ये कुछ स्पीड से कार आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जो स्ट्रिंग इसके अंदर रखे हैं ना, इस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी मैंने दे रखा है म्यू 0.25, ठीक है ना, 0.25 kg पर मीटर, ये दे रखा मैंने, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी स्ट्रिंग का दिया हुआ है 0.25 kg पर मीटर, और स्ट्रिंग के अक्रॉस एक कांस्टेंट टेंशन भी मेंटेन किया गया है, ठीक है ना। देख लो यहां कांस्टेंट टेंशन मैंने बोल दिया, बाय एनी सोर्स एक कांस्टेंट टेंशन पूरे स्ट्रिंग में मेंटेन करा है हमने, और वो टेंशन का वैल्यू भी दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लिखने का मेरे पास टाइम है नहीं, तो बस डाटा से समझोगे आप लोग। लीनियर मास डेंसिटी दिया 0.25, टेंशन दिया 100 न्यूटन, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंटली इसको मेंटेन रखा गया है पूरे स्ट्रिंग में। अब ध्यान देना, सवाल क्या है ये सुनेगा। सवाल ये है कि लाइक स्ट्रिंग के इस एंड को मैंने डिस्टर्ब करा, ठीक है ना, स्ट्रिंग के इस एंड को मैंने डिस्टर्ब करके इसमें एक वेव पल्स जनरेट करा है कुछ इस तरह का, दिस स्मॉल एम्पलीट्यूड का एक वेव पल्स जो है मैंने जनरेट करा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि लाइक कुछ इस तरह से एक वेव पल्स मैंने जनरेट करा है इस स्ट्रिंग में, ठीक है, दिस। सवाल ये है, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये वेव पल्स जो है वो कुछ ऐसा दिस आगे बढ़ रहा है, दिस। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको बताना है कि इस कार का स्पीड कितना होना चाहिए, इस कार का स्पीड कितना होना चाहिए जिससे कि जो वेव पल्स है वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, माने अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हो करके इस वेव पल्स को देखे तो इसके अकॉर्डिंग ये वेव पल्स जो है वो स्टेशनरी हो जाए, माने ये इसके बारे में कहे कि भैया वेव पल्स तो मूव कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको लिख देता हूं, ठीक है ना, यार लिखने का टाइम नहीं है, बता देता हूं बस कि आपको कार का स्पीड बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार so that the wave pulse developed across the string remains stationary with respect to ground observer। बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा हो करके लाइक इस वेव पल्स को देखे, वो उस वेव पल्स के बारे में कहे कि भैया वो वेव पल्स तो मूव कर ही नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है। कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, अब सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से v बराबर रूट टी बाई म्यू, ये क्वेश्चंस तो तुमसे बनने से रहा, बिल्कुल नहीं बनेगा यार, ठीक है ना। फॉर्मूला रट के आ लो आप, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। मैंने कहा कि समझो, एप्लीकेशन समझो, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू क्या है, वेव पल्स का स्पीड है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में है। वो फॉर्मूला जो आप लगाते हो वो स्ट्रिंग वाला ऑब्जर्वर बोलता है, ग्राउंड ऑब्जर्वर नहीं, ठीक है ना, ध्यान रहे। अब सुनना, यहां डिफरेंस का अगर बात करें, एक तो हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है ना, और मैंने कहा अगर किसी तरह से एक ऑब्जर्वर को इस कार के अंदर रख दिया जाए, डेफिनेटली स्ट्रिंग के किसी कॉर्नर में बिठा दो या कार के अंदर कहीं भी रख दो, क्योंकि स्ट्रिंग पे झूला तो झूलना नहीं है, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग पे झूला नहीं झूला सकते हम ऑब्जर्वर को, ठीक है। बट ये है कि इस कार के अंदर जिसके अंदर स्ट्रिंग है उसके अंदर एक ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि जो ऑब्जर्वर इस कार के अंदर है जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, ठीक है ना, ऑब्वियस है कि जो स्ट्रिंग है वो आपका यहां पे स्टेशनरी नहीं है, स्ट्रिंग जो है वो आगे बढ़ रहा है, स्ट्रिंग इस कार के साथ आगे बढ़ रहा है रिलेटिव टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो इस बारी होगा ये कि इसका ऑब्जर्वेशन जो पल्स के बारे में होगा, इस ऑब्जर्वर जो कि कार के अंदर बैठा हुआ है का जो ऑब्जर्वेशन होगा पल्स के बारे में, और वो बंदा जो ग्राउंड के बाहर बैठा हुआ है उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा पल्स के बारे में, दोनों ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन आपने जो फॉर्मूला लाइक अभी मैंने बताया v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, वो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग नहीं बताया, वो फॉर्मूला बताया उस बंदे के अकॉर्डिंग जो कि स्ट्रिंग के साथ भागेगा, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड होएगा। तो आप कहोगे सर यहां तो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है, अरे भैया स्ट्रिंग तोड़ना थोड़े ही है, स्ट्रिंग बैठा के स्ट्रिंग को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। स्ट्रिंग कार के अंदर है और कार के अंदर ऑब्जर्वर भी है, तो डेफिनेटली जो है ये वही ऑब्जर्वर है जो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि बच्चा इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो पल्स का स्पीड होगा दैट इज भी
ये जो पल्स का स्पीड होगा इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लाइक वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार, या स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू कार या स्ट्रिंग दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लिखोगे रूट टी बाई म्यू, रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू रूट टी। तो बेटा टी दिया हुआ है 100 अपॉन म्यू। तो जब बात करेंगे म्यू का तो म्यू है 0.25 माने 25 अपॉन 100 माने 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई होगा ऊपर में जाके, ये हो जाएगा 400 और 400 का रूट जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रहे इस फॉर्मूला से जो आपने स्पीड निकाला है वो स्पीड, उस स्पीड के बारे में कौन बोल रहा है, तो वो ऑब्जर्वर जो कार के अंदर बैठा है। तो जो ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा है वो इस पल्स के बारे में कह रहा है कि भैया पल्स आगे बढ़ रहा है कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन सवाल क्या है, सवाल यह है कि इस कार का स्पीड कितना होना चाहिए, कार के पास स्पीड कितना होना चाहिए जिससे कि जो बंदा ग्राउंड पे बैठा हो वो पल्स को कहे कि पल्स क्या है आपका, स्टेशनरी है। माने ग्राउंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये पल्स मूव ना करे, इसके लिए कार का स्पीड कितना होना चाहिए। तो यहां पे एक बड़ा ही जबरदस्त रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा बनेगा। कहोगे सर उसमें क्या करेंगे, तो ध्यान देना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं तो जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, जो वेव पल्स आपको दिख रहा है बेटा, उस वेव पल्स को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वर तो वो जो कार के अंदर बैठा है और एक ऑब्जर्वर वो जो ग्राउंड पे कहीं बैठ करके उस पल्स को देख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो जो पल्स का जो वेलोसिटी है, जिसको हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी भी कहेंगे, वीपी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पल्स। तो अगर हम सिर्फ वीपी लिखते हैं इसका मतलब ये पल्स का वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने कहा वीपी इज इक्वल टू, अगर बात करूं तो ये इक्वल होगा वीपीसी के। वीपीसी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार, माने कार के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी, और प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या आपका कार। ध्यान देना ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अरे इसको इधर भेज दोगे तो वीपीसी का मतलब वीपी माइनस वीसी हो जाएगा, और क्या। वीपी यहां क्या है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना। लाइक वीपीसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार ऑब्जर्वर। वीसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या आपका कार। क्या कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये सोचो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग ये पल्स मूव ना करे। माने पल्स मूव ना करे कब, जब इस पल्स का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। माने ग्राउंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग पल्स का वेलोसिटी क्या हो जाए आपका, 0। तो अगर पल्स का वेलोसिटी 0 हुआ तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बेटा, लाइक वीपीसी और प्लस आपका क्या आपका वीसी। माने यहां से चाहे तो हम लोग वीसी निकाल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट वीसी, तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन के साथ VPC। क्या कोई दिक्कत। तो वेक्टरली अगर बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जब मॉड लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा। इसका मतलब है इट इंप्लाइज दैट VC दैट इज द स्पीड ऑफ कार जो है वो मॉड ऑफ VPC के बराबर होगा। और VPC हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना कि अगर ये कार 20 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर दे, अगर ये कार 20 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर दे तो डेफिनेटली जो बंदा ग्राउंड पे रहकर के इस पल्स को ऑब्जर्व करेगा वो ये कहेगा कि पल्स क्या है आपका, स्टेशनरी है। बट एट द सेम टाइम जो कार के अंदर बैठ के पल्स को देखेगा वो कभी नहीं कहेगा कि पल्स स्टेशनरी है, वो ये कहेगा कि पल्स जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वो भी कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। ये था कमाल उस रिजल्ट का, v इज इक्वल टू रूट टी बाई क्या आपका म्यू। फटाफट नोट कर भैया से। नेक्स्ट ध्यान देगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। चलिए अब एक बड़ा ही फेमस सवाल जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस तो न जाने कितनी बार आ चुका है, ये ट्रिपल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बड़ा ही फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको वॉच करना, ठीक है। देखोगे ध्यान से क्वेश्चन क्या है।
मैंने कहा कि कुछ ऐसा है बच्चा कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है दिस, हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है दिस, ध्यान देना, दिस इज द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कोई दिक्कत? हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L, ये लेंथ दिया हुआ है इसका L दिस, और पूरे स्ट्रिंग पे मास जो है, ये क्वेश्चंस बस हम बोल दे रहा हूं आपको, जो मास है पूरे स्ट्रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आपका L है। गौर से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि जो स्ट्रिंग का जो फ्री एंड है इसको मैंने डिस्टर्ब करा दिस, ऐसे डिस्टर्ब करके मैंने एक वेव पल्स जो है यहां पे जनरेट करा है दिस, ध्यान देना, स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ। डेफिनेटली ये जो वेव पल्स है ये आपका ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, कुछ ऐसा बिना शेप चेंज किए हुए। तो ये जो वेव पल्स जो है वो ट्रेवल करेगा इस स्ट्रिंग से होता हुआ, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वेव पल्स ट्रेवल करेगा लाइक दिस, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको डिस्टर्ब करा है। कोई दिक्कत? ध्यान देना, माने हमेशा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कितने टाइम के बाद वेव पल्स जो है वो लाइक टॉप एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच जाएगा या स्ट्रिंग के फिक्स एंड पे पहुंच जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है, दिस, जिसका लेंथ L दिया हुआ है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम मास मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो स्ट्रिंग का जो फ्री एंड था, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब करके एक वेव पल्स जनरेट करा है, और ये वेव पल्स जो है वो प्रोपागेट कर रहा है आपका बिना शेप चेंज किए हुए ऊपर की तरफ, ठीक है। सवाल है कि बताना है, 3 सवाल बेटा इसमें हम देंगे, ठीक है ना, 3 सवाल आपको देंगे, ठीक है, 3 सवाल। कहोगे सर वो 3 सवाल क्या होगा? पहला सवाल, वेव पल्स का स्पीड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन। वेव पल्स का स्पीड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन। दूसरा, आपको ग्राफ प्लॉट करना है वेव पल्स के स्पीड और उसके पोजीशन के अगेंस्ट। पोजीशन का मेजरमेंट फ्री एंड से करना है, ठीक है ना, दिस इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जो मानना मान लो, ठीक है ना, ध्यान देना। तो मान लेते हैं ये आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इसको जो है यहां से पोजीशन काउंट करना है आपको, ठीक है। तो स्पीड और पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा सवाल है कि कितने टाइम के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है बारी बारी से, ठीक है, कितने टाइम के बाद ये वेव पल्स लाइक टॉप एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है, टॉप एंड तक कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। कहोगे सर कैसे बनाएंगे, सर कैसे सोचेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान से बस मेरी बात सुनना। यहां जो हमने वेव पल्स जनरेट करा है बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे, पोजीशन इसका 0 ही है, x इज इक्वल टू 0। लाइक कुछ देर के बाद का अगर हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन जो है कुछ देर के बाद क्या बनने वाला है ये देखना। ये जो आपका स्ट्रिंग है कुछ ऐसा दिस, वेव पल्स अपना पोजीशन करेगा चेंज, पहुंचेगा कहीं यहां दिस, ध्यान देना। मैंने कहा कि ये वेव पल्स जो है वो आगे बढ़ रहा है आपका, इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो आपका v है, ध्यान देना बच्चा। ये था आपका पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, माने इसके रिस्पेक्ट में अब जो नया पोजीशन है वेव पल्स का, ये खुद से मान लेते हैं कि जो नया पोजीशन है आपका वेव पल्स का वो आपका x है दिस, और वो भी कितने टाइम के बाद? तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये वेव पल्स डेवलप हुआ था, t टाइम के बाद, माने आफ्टर टाइम t वेव पल्स का जो नया पोजीशन है वो आपका x है, और जो टाइम आपका बात करें तो टाइम आपका t। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, कहोगे कि सर पहला तो आपने बोला है कि v जो है वो x के फंक्शन में निकालना है, ठीक है ना, x के फंक्शन में, पोजीशन ऑफ द वेव पल्स के फंक्शन में निकालना है। तो सर पहला बात तो हमको ये बताइए कि यहां जो स्पीड होगा वेव पल्स का, क्या वो पूरे स्ट्रिंग के क्रॉस सेम होगा या पोजीशन टू पोजीशन वैरी करेगा? बस दिमाग लगा। v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू में मैंने कहा कि बच्चा t वहां पे टेंशन है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें वेव पल्स का स्पीड देखना है। हाँ, अगर किसी तरह से टेंशन को कांस्टेंट रखा जाए तब तो फिर वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं,
मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टेंशन भी कांस्टेंट है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां एक भारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन टेंशन यहां पे हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है। बोलोगे सर वो कैसे? देखो ना यार, अगर यहां पूछा जाए कि टेंशन कितना, स्ट्रिंग के इस एंड पे टेंशन कितना, तो कहोगे 0, बिकॉज वो पॉइंट फ्री एंड है और फ्री एंड पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रहा है जिससे कि वहां पे टेंशन डेवलप हो, तो टेंशन फ्री एंड पे ऐसे भी ऑलवेज 0 ही होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि भैया मुझे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे और चाहे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो डेफिनेटली जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो मैंने कहा कि इस पॉइंट के नीचे वाला, माने ये जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग इस पॉइंट को खींचेगा नीचे की तरफ और इसके वजह से यहां पे टेंशन होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो आप कहोगे सर इतना का जो वेट होगा, ये वेट इस पॉइंट को खींचेगा नीचे की तरफ, जिसके वजह से उस पॉइंट में टेंशन होगा। अब अगर आपसे कोई कह दे कि सर यहां पे टॉप वाले पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, तो यहां पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा, बिकॉज यहां पे जो हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो पूरे का जो वेट है वो उस पॉइंट को नीचे खींचेगा। मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे टेंशन 0, यहां जैसे बढ़े वेट स्ट्रिंग का बढ़ा, टेंशन कुछ हुआ, फिर आगे गए और वेट बढ़ा, टेंशन बढ़ा, फिर आगे गए और वेट बढ़ा, टेंशन बढ़ा। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे है? आपका टॉप वाले एंड पे है। इसका मतलब कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। इनफैक्ट जब हम लोग फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाइक टेंशन का जो वैल्यू है वो भी क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां टेंशन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो आपका स्पीड होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? अब कहोगे सर देन सर यहां स्पीड लिखना है। अब कितना लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये तो आपने बताया स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में स्पीड v बराबर √T/μ। भाई यहां पे दोनों होगा, चाहे स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बात बराबर है। रीजन पूछो, रीजन ये है कि इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग जो है वो आपका ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग एज इट इज जैसा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कार के साथ स्ट्रिंग क्या हो रहा था? आपका आगे जा रहा था। दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज हुआ। कार वाला ऑब्जर्वर कुछ और बोला पल्स के बारे में, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर पल्स के बारे में कुछ और बोला। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, चाहे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे हो और चाहे स्ट्रिंग में लटका हुआ हो। लटक कर देखना बहुत मजा आएगा। तो चाहे स्ट्रिंग में लटका हुआ हो ऑब्जर्वर और चाहे ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, दोनों के अकॉर्डिंग जो स्पीड होगा वेव पल्स का वो सेम होगा। रीजन सिंपल है कि स्ट्रिंग जो है वो आपका स्टेशनरी है यहां पे। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना। कहोगे सर तो भी वाला रिजल्ट जो है लगा सकते हैं ना? एकदम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहोगे कि सर आराम से यहां लिखेंगे v = √, एकदम लगाइए T/μ। अब आपको यह समझना होगा कि v जो है वो वेव पल्स का स्पीड है, लाइक उस इंस्टेंट पे जिस समय उसका पोजीशन x हो चुका है। ध्यान देना, ऑब्वियस है यहां जो टेंशन आपको दिख रहा है वो टेंशन लाइक उस इंस्टेंट का टेंशन है जहां पे स्पीड भी है। तो इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेंशन निकालना होगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे टेंशन? तो टेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, ये जो हिस्सा जो लटका हुआ स्ट्रिंग का नीचे, बस उसका वेट निकाल लो, वही वेट एक्चुअली में टेंशन के बराबर होगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो भाई यूनिटरी मेथड लगा लो, क्या दिक्कत है? L लेंथ में मास m है, तो यूनिट लेंथ में मास m/L, तो x लेंथ में कितना, ठीक है ना? तो मास जब निकल गया तो वेट निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्ट यहां लिखते हैं v = √। टेंशन का मतलब इतने का वेट, इतने स्ट्रिंग का वेट, और इतने स्ट्रिंग का जो वेट होगा वो इक्वल होगा m/L इंटू किसके? आपका x के। निकाल लो यूनिटरी मेथड लगा के, L लेंथ में m मास, तो यूनिट में m/L, तो x लेंथ में कितना, ठीक है बेटा? तो आप टेंशन की जगह वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा m/L इंटू क्या? आपका x, और इंटू क्या? आपका g। ध्यान देना यहां g भी होगा mg, ठीक है? तो g डिवाइडेड बाई μ। कहोगे सर अब क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे,
म्यू के जगह पुट करेंगे लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, सीधा लिखेंगे m/l। क्या कोई दिक्कत? ये m/l से ये m/l क्या हो गया? कैंसिल, माने v आ गया आपका। इट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू √xg। नोट करो बढ़िया से, पहला क्वेश्चन का आंसर v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? √xg। फटाफट नोट कर जल्दी से, फास्ट। स्पीड ऑफ वेव पल्स, जिस समय उसका पोजीशन x होगा, वेव पल्स का स्पीड होगा √xg। जैसे जैसे पोजीशन शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे x बढ़ेगा और वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। जल्दी कर, फास्ट। नेक्स्ट, बढ़ो आगे, ध्यान देना, आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो v इज इक्वल टू √xg आ गया आपका, ठीक है। ध्यान देना, लाइक स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, v इज इक्वल टू √xg। हां, अब अगर इसी में कोई कह दे कि वेव पल्स का स्पीड मैक्सिमम कितना होगा और कहां पे होगा, वेव पल्स का स्पीड मैक्सिमम कहां होगा और कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है बच्चों, v इज इक्वल टू √xg। क्या कोई दिक्कत? जहां पे x मैक्सिमम होगा वहां पे भी मैक्सिमम होगा, और x मैक्सिमम यहां पहुंचेगा, यहां तब होगा किसके बराबर? l के बराबर। माने ध्यान रखना, फिक्स एंड पे जब पहुंचेगा, जब वेव पल्स फिक्स एंड पे पहुंचेगा, उस समय जो उसका स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा। अब कहोगे सर उसके बाद क्या होगा? तो थोड़ा वेट करो भाई, ठीक है, कीप पेशेंस, ठीक है, थोड़ा वेट करो, वही बताएंगे। काहे टेंशन ले रहे हो बच्चा? वही बताएंगे कि वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, फिर इन्वर्टेड होगा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। बस यहां तक रहने दो अभी। मैंने कहा कि इसमें अगर कह दिया जाए कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो मैक्सिमम स्पीड होगा कहां पे आपका? जब फिक्स एंड पे पहुंचेगा। और कितना होगा? तो लिखेंगे v max इज इक्वल टू, बोलो, x के जगह हो जाएगा l और ये होगा g। अरे वाह √lg, ये तो lg प्रमोट हो गया नहीं? लाइफ्स गुड, ठीक है। चलो जल्दी करो फटाफट। मतलब कोई ऐसा सोर्स में सैमसंग आ जाता, और भी कोई आ सकता, डैकिन आ सकता था, मतलब LG आया है। और मतलब डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का हम खूब यूज करते हैं, मेरे घर में भी खूब LG यूज होता है। देखो √lg आ गया, क्या बात है यार। देखो ध्यान से, तो v max इज इक्वल टू √lg। l क्या है वहां पे? लेंथ है स्ट्रिंग का, और g क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बढ़ता हूं आगे, ध्यान देना। चलो, अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि ग्राफ प्लॉट करके दिखा भाई v और x के बीच में, बस ये x है और ये v है, के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। कहोगे सर बहुत आसान है, इसलिए आसान है बिकॉज v इज इक्वल टू, सर आपने भी निकाला है, √xg निकाला है सर, कोई दिक्कत है नहीं सर। g तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो सर g तो कांस्टेंट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए महानुभावों। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा v स्क्वायर, और इक्वल वाला साइन खत्म करके यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। g तो कांस्टेंट है तो बाहर ही चला गया, खत्म हो गया। √x का स्क्वायर करेंगे तो x, माने v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बड़ा जबरदस्त, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, माने y वाला जो टर्म इधर वाला है उसमें स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, माने जो ग्राफ होगा एक पैराबोला होगा, और वो भी होगा ओपनिंग राइट वर्ड, माने कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। बड़ा ही जबरदस्त ग्राफ। ये ग्राफ जाएगा x इज इक्वल टू l तक, और यहां पे जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा, और किसकी इक्वल होगा? √lg के इक्वल होगा। यहां lg जो है वो सैमसंग वाला नहीं है, ये l जो है आपका लेंथ है स्ट्रिंग का, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फटाफट नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट। चलिए, हो गया बच्चों? नेक्स्ट ध्यान देना। हाँ, अभी तो मेन क्वेश्चन तो रह ही गया भाई, ध्यान दियो। कितने टाइम के बाद ये वेव पल्स फिक्स एंड तक पहुंचेगा? कितने टाइम के बाद? टाइम निकालना है। अब कितने गधों के दिमाग में जा रहा होगा सर ये क्या है सर, आराम से टाइम निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जानते हैं सर,
टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, बस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड दे देंगे, टाइम निकल जाएगा। तो आप बहुत बड़े गधे हैं अगर ऐसा सोच रहे हो तो, इसीलिए गधे हैं बच्चा, बिकॉज ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज पोजीशन टू पोजीशन स्पीड क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। तो आप ऐसा कर लो कि जो v आपका आया है रूट एक्स जी अंदर ही था, तो उसको ना बाहर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं रूट जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट जी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब कहोगे सर अब क्या करिएगा, तो अब कुछ नहीं करेंगे, v की जगह dx बाई dt लिखेंगे। अरे v उस समय का स्पीड है जिस समय पोजीशन x है, और टाइम टू टाइम पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो v की जगह लिख देंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट x और इनटू हो जाएगा रूट जी। अब कहोगे सर अब क्या करिएगा, तो अब क्या करेंगे यार, ध्यान देना, रूट एक्स की जगह लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, इधर आके डिवाइड होगा, x पावर हाफ ही रहेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर माइनस हाफ, माने ये हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ ऐसे, और इनटू हो जाएगा dx इज इक्वल टू ये रह जाएगा रूट जी एज इट इज, और यहां हो जाएगा dt। इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा यहां पे, इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देख लेना, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो x था 0, कितने टाइम के बाद पहुंचेगा तो नहीं मालूम, कितने टाइम के बाद मान लेते हैं खुद से कि कैपिटल T टाइम के बाद पहुंचेगा, और जब कैपिटल टाइम T के बाद यहां पहुंच जाएगा तो x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते स्ट्रिंग के लेंथ की इक्वल हो जाएगा, माने L की इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ध्यान देना, x पे पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ऑब्वियस है पावर फॉर्मूला यहां लगाएंगे, तो जब पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ, और नीचे में भी हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, डिवाइड भी देते हैं, तो माइनस हाफ प्लस 1 माने हाफ, माने 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, और लिमिट रहेगा आपका 0 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, ये आपका गड़बड़ कर दिया ना यहां पे हमने, यहां पे यार कैपिटल T होगा ना, यहां L होगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल L, और ये हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल T, माने ये रूट जी और इनटू आपका ये हो जाएगा T। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ लेते हैं बेटा, ध्यान देना फटाफट, बस लास्ट स्टेप है, खत्म हो गया क्वेश्चन, देखोगे, चलिए देखोगे ध्यान से, बस इसको इंटीग्रेट किया, आंसर हमारे सामने होगा। इसमें डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, ये पेटेंट क्वेश्चन है वेव का, एकदम दिमाग में रखना है इसको। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट x के जगह पुट कर लेंगे l, माने ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एल, एकदम पेटेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम का ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ रूट एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट जी और इनटू क्या आपका t। यहां से t हमें निकालना है, डेफिनेटली t निकाल सकते हैं। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, t इज इक्वल टू निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ, डिवाइड दे दो रूट वाले टर्म्स के साथ, तो रूट एल बाई जी। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। लेंथ दे देता है, लाइक जी तो खैर पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ दे देगा, बोलेगा कि निकालो कितने टाइम के बाद जो है वो पहुंचेगा स्ट्रिंग के फिक्स्ड एंड पे। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट बढ़ो आगे। चलिए नेक्स्ट, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कीप फोकसिंग कीप फोकसिंग। एक क्वेश्चन देके जाएगा भाई, याद रखना, एक क्वेश्चन देके जाएगा ये, तो एकदम फोकस रहो, कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो। चलो देखोगे ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। तो ऑब्वियस है कि ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो बहुत आराम से आप हिट कर लोगे, बहुत आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यही बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, देखोगे ध्यान से, कि एक स्ट्रिंग है, लेकिन जो है स्ट्रिंग जो है, इस बार क्या किया मैंने कि स्ट्रिंग का एक एंड तो फिक्स्ड है, लेकिन जो दूसरा एंड है ना बेटा, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है
मैंने क्या कहा कि वहां पे एक ब्लॉक लगा दिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, यहां पे एक ब्लॉक लगा दिया है 10 10। कोई दिक्कत? स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है स्मॉल m और ब्लॉक का मास दिया हुआ है कैपिटल M। बात समझ में आ रही है? एक वर्टिकल स्ट्रिंग, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कितना दिया है स्ट्रिंग का? स्मॉल m, उसके साथ क्या सस्पेंड करा है? एक ब्लॉक जिसका मास कितना दिया हुआ है? कैपिटल M। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। किया ये है हमने कि जो ये वाला जो एंड है, जो बॉटम मोस्ट एंड है स्ट्रिंग का, उसको मैंने डिस्टर्ब करा उस जगह पे, और डिस्टर्ब करके मैंने ना यहां पे एक वेव पल्स डेवलप कर लिया है। ध्यान देना, यहां पे मैंने एक वेव पल्स को ना डेवलप कर लिया है कुछ इस तरह से 10। ध्यान दोगे 10 t इज इक्वल टू 0 पे मैंने एक वेव पल्स को डेवलप कर लिया है कुछ ऐसा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, डिस्टर्ब करके इस बॉटम मोस्ट एंड को मैंने एक वेव पल्स डेवलप कर लिया, और इस वेव पल्स का जो वेवलेंथ है वो मैं कह रहा हूं कि λ1 है। वेवलेंथ कितना है बच्चों? λ1 वेवलेंथ इस वेव पल्स का। सवाल है कि जब ये वेव पल्स लाइक स्ट्रिंग के टॉप एंड पे पहुंचेगा, माने कुछ ऐसा, तो यहां जो वेवलेंथ है वो हो गया λ2। क्या कोई दिक्कत? ये λ1 दिया रहेगा, ये गिवन टर्म है, लिख देता हूं मैं, ये λ1 जो है ये गिवन है, ध्यान रहे। मास ब्लॉक का गिवन है, मास स्ट्रिंग का गिवन है, λ2 निकालना है कितना होगा। माने जब वेव पल्स स्ट्रिंग के लाइक टॉप एंड पे पहुंचेगा, उस केस में बताना है कि वहां पे वेवलेंथ कितना होगा वेव पल्स का, वेव का। कितने लोग का दिमाग फ्यूज हो गया होगा कि सर ये वेवलेंथ कहां से आ गया सर, ये कैसे बनाएंगे सर जी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे सर आप, इसमें क्यों पूछ रहे हैं सर? सबका जवाब मिलेगा। की पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य, ठीक है? धैर्य ही सफलता की कुंजी है, ध्यान रखना। धैर्य बहुत जरूरी है लाइफ में, बशर्ते वो निकम्मा वाला धैर्य का हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं घर पे पड़े हुए हैं बिना किसी काम के, वो भी धैर्य ही है, लेकिन बहुत ही गलत तरीके का धैर्य है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पेशेंस, ठीक है? उस धैर्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस धैर्य की बात कर रहा हूं जिसमें आदमी काम करता है और कभी कभी लाइक डिप्रेस्ड हो जाता है कि भाई सक्सेस नहीं मिल रहा है। मिलेगा, मिलेगा वत्स, मिलेगा, लगे रहो। देखोगे ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। λ2 निकालना है, यहां पे कितना होगा? λ1 गिवन है। कहोगे सर क्या करेंगे इसमें? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहला बात तो कि अगेन जब ये वेव पल्स यहां से यहां पहुंचेगा तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। जब टेंशन डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली भी दैट इज द स्पीड ऑफ वेव पल्स हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है। कहोगे सर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं और ये होता है √T/μ। फॉर्मूला तो सर हमें पता है, √T/μ होता है। और सर आपने बता दिया है कि मास पूरे स्ट्रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर म्यू का तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन सर पॉइंट टू पॉइंट टेंशन चेंज हो रहा है, तो सर डेफिनेटली भी क्या करेगा? चेंज। माने जो भी होगा सर, म्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट है जैसा कि दिख रहा है, तो सर जो भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। एट द सेम टाइम वी नो वेरी वेल भी स्पीड ऑफ वेव पल्स या स्पीड ऑफ वेव बराबर हम जानते हैं एफ लेमडा, जो कि पिछले ही लेक्चर मैंने आपको बताया है। तो भी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं भी के जगह पे एफ लेमडा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टी के। अब कितने के दिमाग में होगा सर ये एफ? तो एफ फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ मैंने वेव पल्स को डेवलप करा है। लेमडा क्या है? उसका वेवलेंथ है। अब बड़ा ही मजेदार चीज है, जब भी कोई वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट करता है तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी मीडियम का प्रॉपर्टी नहीं है,
लाइक वेव एक मीडियम से चाहे जहां चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कुछ चेंज हुआ तो वो होगा वेवलेंथ, अगर कुछ चेंज हुआ तो वो होगा स्पीड। स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मीडियम का नहीं सोर्स का प्रॉपर्टी है। जिस सोर्स ने, अगर बात करें जिसने भी डिस्टर्बेंस करा है वो किस ऑक्सीलेशन के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट कर रहा है, वो होता है ये एफ। मानिए एफ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, लेमडा, तो इस एफ को बड़े ही प्यार से साइड कर दो, कांस्टेंट है, माने लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ किसके, आपका टेंशन के। क्या कोई दिक्कत, माने वेवलेंथ का अगर बात करें तो यहां पे वेवलेंथ है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू, यहां लिख देंगे रूट T1 बाई रूट T2। क्या कोई दिक्कत, हमें लेमडा 2 निकालना है, कितना होगा, जल्दी करो फटाफट, लेमडा 2 निकालना है। देखना लेमडा 2 कैसे निकालते हैं, इधर लेके जाएंगे, इधर से डिवाइड देंगे, माने लेमडा 2 बराबर, जल्दी करो फास्ट, लेमडा 2 निकालना है बच्चों, मिटाया जाए लेमडा 2 आ जाएगा लेमडा 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट T2 बाई रूट T1। कहोगे सर T1 क्या है सर, तो बेटा T1 यहां का टेंशन है, इस जगह का टेंशन है T1, यहां पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो T1 है। कहोगे सर T2 क्या है, तो T2 बेटा यहां का टेंशन है, ध्यान रखना इसको बोल रहे हैं T2। कहोगे सर तो निकल गया, हाँ तो निकलेगा नहीं, लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना T2 बाई T1। पहले तो T1 निपटा देते हैं। जब T1 का बात करें तो यहां पे जो टेंशन होगा इस एंड पे, वो इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, वो ब्लॉक नीचे खींचेगा। लेकिन अगर बोले कि यहां पे टेंशन, तो यहां जो टेंशन होगा इस बार स्ट्रिंग का तो वेट होगा ही होगा, साथ ही साथ ब्लॉक का ही वेट होगा, माने M प्लस कैपिटल M, माने T2 की जगह लिखेंगे M प्लस कैपिटल M इंटू G डिवाइडेड बाई T1, माने यहां का टेंशन सिर्फ इसके वेट के बराबर, तो ये हो जाएगा कैपिटल mg, बड़े ही प्यार से g से g हो जाएगा कैंसिल, आंसर आपके सामने है। क्या कोई दिक्कत, बस यही वैरायटी जो है वो स्ट्रिंग वेव में आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, डाटा वाटा दिया रहेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होना है। माने यहां से क्वेश्चंस आने का मतलब है कि आप 100% बना करके आओगे। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो, फास्ट हो गया, चलो जल्दी करोगे। चलो ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा और गौर करना। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिंग वेव में जो है वेव के रिफ्लेक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बिकॉज एनटीए ने भी क्वेश्चंस इस पे अपलोड करे हैं इसमें, ठीक है ना। लाइक नीट वाले पेपर में भी अपलोड हुआ है और जेई वाले पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है अपलोड हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब कहोगे सर क्या है वो, तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना बेटा। देखोगे जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरह का, ध्यान देना, जिसका ये वाला जो एंड है, ये एंड आपका फिक्स्ड है, ठीक है। और मैंने यहां पे लाइक इसको डिस्टर्ब करके एक वेव पल्स जो है वो जनरेट करा है, बस कुछ ऐसा, बस कोई दिक्कत। डेफिनेटली ये जो वेव पल्स है ये आपका कुछ स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके जो है वो फाइनली पहुंचेगा लाइक इसके लाइक फिक्स्ड एंड पे। दिस देखोगे ध्यान से, पहुंचेगा कहीं यहां, दिस फिक्स्ड एंड पे, कुछ ऐसा, बिना शेप चेंज किए हुए ये पहुंचा कहीं यहां फिक्स्ड एंड पे, कुछ इस तरह से। ध्यान देना, ये वाला जो एंड है लिख देते हैं यहां पे हम, फिक्स्ड एंड है बेटा, ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है, ध्यान देना। और ए एम्पलीट्यूड के साथ, माने जो एम्पलीट्यूड इसका है ये आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, दिस। अब सुनना, मैंने कहा कि जैसे ही ये वेव जो है फिक्स्ड एंड पे पहुंचेगा, डेफिनेटली फिक्स्ड एंड पे पहुंचने के बाद इस वेव का
जो है रिफ्लेक्शन होगा उस फिक्स्ड एंड के साथ, ठीक है ना। फिक्स्ड एंड के साथ इस वेव का क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद का हम लोग को बात करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोई वेव किसी स्ट्रिंग के थ्रू प्रोपगेट करते हुए, ठीक है ना, लाइक स्ट्रिंग के फिक्स्ड एंड पे पहुंचता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है ना, लाइक फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन के बाद याद रखना कि जो स्ट्रिंग है, जो वेव पल्स है, वो आपका लाइक इनिशियल के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड हो जाता है। आप कहोगे सर इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर मैं बात करूं कहीं यहां, तो ये जो वेव पल्स आपका कुछ इस तरह से था, ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म में कुछ इस तरह से हो जाएगा दिस। ध्यान देना, एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम एम्पलीट्यूड अगर ए है तो यहां भी ए होगा, बस होगा ये कि ये इन्वर्टेड हो जाएगा। यहां पे भी इसका स्पीड भी था, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी स्पीड इसका भी होगा। बस अंतर ये है कि ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा था और ये नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका प्रोपगेट करेगा इन्वर्टेड फॉर्म में। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी वेव पल्स का लाइक रिफ्लेक्शन स्ट्रिंग के फिक्स एंड से हो तो ध्यान रहे एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे भी उसका प्रॉपर्टी है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ पड़ेगा इफेक्ट तो क्या, फेज का इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है ना, माने पाई से आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है। माने इन दोनों के बीच में अगर आपसे कहा जाए कि कितना का फेज डिफरेंस होगा, तो जो फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, लाइक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में, तो पाई का फेज डिफरेंस चला आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि ये इन्वर्टेड होकर इसी तरह से जो है आपका प्रोपगेट करेगा और फाइनली जो है जिस पोजीशन पे था वहां पहुंचेगा। तो मैंने कहा एकदम ध्यान रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब जब स्ट्रिंग में जो वेव का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका फिक्स्ड एंड से होए। अब इसी में अगर कोई कह दे आपसे कि लाइक इस वेव पल्स का मुझे ना इक्वेशंस लिखना है, तो आप कहोगे बहुत आराम से लिख सकते हैं सर, ऐसे लिखेंगे वाई आई। वाई आई क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा, इंसिडेंट वेव जो है उसका उसका इक्वेशन। तो वाई आई इज इक्वल टू लिखेंगे ए, दैट इज द एम्पलीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय यहां लिखते हैं साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इंसिडेंट वेव का जो है वो इक्वेशन ने लिखा। अब अगर आपसे कोई कहते कि रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन जरा लिख के दिखाइए क्या होगा, तो ध्यान रखना इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा दैट इज वाई आर इज इक्वल टू, ध्यान रहे मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो यहां था वही यहां होगा, माने ये एज इट इज रह जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई साइन। अब कितने लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर के एक्स माइनस ओमेगा टी, बिल्कुल नहीं, यहां के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा। प्लस क्यों लिखा समझ में आ रहा है? प्लस इसलिए लिखा है बिकॉज जो वेव का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड वेव का वो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो यहां प्लस कर दिया। तो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस अगर बात करें तो यहां हो जाएगा पाई। पाई का मतलब समझ में आ रहा है? पाई का मतलब हो गया आपका यहां पे फेज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस डेवलप होगा, माने वाई आर इज इक्वल टू, ध्यान रखना, वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन ए साइन मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा के एक्स माइनस हो जाएगा ओमेगा टी और प्लस क्या होगा आपका पाई। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाई यहां क्या है, तो पाई है दोनों के बीच में क्या आपका फेज डिफरेंस। क्या कोई दिक्कत? याद रहेगा, फटाफट नोट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माने किसी भी स्ट्रिंग में अगर लाइक वेव का रिफ्लेक्शन अगर फिक्स्ड एंड से हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेव नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे भी अनइफेक्टेड था। लेकिन हां बात करें अगर फेज का, पाई से फेज जो है वो चेंज हो जाएगा, माने वेव जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना, माने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का फेज डिफरेंस होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बढ़ू आगे बच्चा, नेक्स्ट
अब देखना, कहोगे सर इस पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है या कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, तो देखना कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एकदम दिमाग में रखो इसको। अब देखना इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये एनटीए के साइड पे ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा अभी। इसमें किया क्या है कि एक स्ट्रिंग ले लिया है कुछ ऐसा, और स्ट्रिंग का जो दोनों एंड है ये आपका ऐसे फिक्स कर दिया है, बस। क्या कोई दिक्कत? अब किया ये है कि बाय एनी सोर्स वेव पल्स जो है वो जनरेट किया, और ये वेव पल्स लाइक किसी टाइम पे कहीं यहां पहुंचा, इसको वो t इज इक्वल टू 0 माना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और नीट वाला जो है उसमें ये डाला है, तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 इसको माना है, और ये भी कहा है कि जो वेव पल्स है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वेव पल्स आगे बढ़ रहा है, इसको t बराबर 0 मान लिया है। ध्यान देना, ये यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4 मीटर। देखने में नहीं लग रहा है, बट क्या करोगे, देखने पे नहीं जाना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 4 मीटर, देखने मत जाना, आंखें हमेशा धोखा देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर दिया हुआ है। अब ये आपका जो है वेव पल्स t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमने कंसीडर करा, जो कि लाइक प्रोपागेट कर रहा है इस साइड में कितना मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कितने टाइम के बाद दोबारा लाइक वो वेव पल्स अपने शेप को रिस्टोर कर लेगा, या लाइक अपने इनिशियल शेप में चला गया। तो शेप अगर बात करें तो डिस्टॉर्ट होने से रहा, बट मैंने कहा कि इस पैटर्न को, जिस पैटर्न में t बराबर 0 हमने माना था, सेम पैटर्न को वो कितने टाइम के बाद अचीव कर लेगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कहोगे सर कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, सेम पैटर्न को अचीव करना है। होगा क्या कि अगर हम t बराबर 0 यहां से कैलकुलेट किए हैं, तो डेफिनेटली ये वेव पल्स पहले तो पहुंचेगा लाइक इस फिक्स्ड एंड तक, तो पहले तो पहुंचा फिक्स्ड एंड तक, ये पहला मैकेनिज्म हुआ, यहां से वेव पल्स पहुंचा फिक्स्ड एंड तक। अब होगा ये कि फिक्स्ड एंड से इसका होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद ये हो जाएगा इन्वर्टेड, माने इन्वर्टेड फॉर्म में ये यहां से प्रोपागेट करेगा विथ सेम स्पीड, और इसी इन्वर्टेड फॉर्म में ये आपका पहुंचेगा कहीं यहां। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, इन्वर्टेड फॉर्म में ही ये पहुंचेगा कहीं यहां। जब इस एंड पे आएगा तो दोबारा इसका रिफ्लेक्शन होगा इस फिक्स्ड एंड से, और ये फिर इन्वर्टेड हो जाएगा, माने ये कुछ ऐसा। बात समझ में आ रहा है? माने मैकेनिज्म देखना, पहले यहां से फिक्स्ड एंड, फिर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन के बाद ये पहुंचा इन्वर्टेड फॉर्म में यहां, इसके बाद फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस पहुंच जाएगा कहीं यहां। क्या कोई दिक्कत? माने ओवरऑल ये इस पैटर्न को तभी अचीव करेगा, इसमें 3 चीज है। पहला यहां से फिक्स्ड एंड तक, उसके बाद इस फिक्स्ड एंड पे आने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके बाद वो इन्वर्टेड हो गया सेम एम्पलीट्यूड के साथ और सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, पहुंचा कहीं यहां, फिर यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, इन्वर्टेड होने के बाद ये उलट गया कुछ ऐसा, और यहां से फाइनली यहां तक पहुंचने में कितना टाइम, तो टाइम बराबर यही पूछा है, टाइम कितना होगा। तो 3 फेजेस में टाइम होगा। पहला तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ 4 मीटर, स्पीड दिया हुआ 2, तो ये हो जाएगा 4/2। कोई दिक्कत? प्लस दूसरा टाइम, तो दूसरा टाइम आपका इस वेव पल्स को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6, और स्पीड आपका दिया हुआ है 2। क्या कोई दिक्कत? एंड लास्टली हम लोग ऐड करेंगे प्लस लाइक यहां से यहां तक का टाइम, तो ये डिस्टेंस दे रखा था 2 मीटर और स्पीड है 2, तो ये हो जाएगा 2/2। क्या कोई दिक्कत? सॉल्व कर ले बच्चा, तो t = हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, सॉल्व करेंगे तो t = हो जाएगा 6 सेकेंड आंसर। क्या कोई दिक्कत? माने 6 सेकेंड के बाद जो है वापस से जो वेव पल्स होगा सेम पैटर्न को क्या कर लेगा, आपका अचीव कर लेगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखोगे, अब सुनना, एक और क्वेश्चन अब मेरी तरफ से, ठीक है, देखोगे ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, सुनोगे। मैंने कहा कि
ये आपका एक स्ट्रिंग जिसका दोनों एंड जो है वो आपका फिक्स्ड है कुछ इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे एक वेव पल्स यहां पे डेवलप किया गया जो कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो है आपका 100 न्यूटन, जो लीनियर मास डेंसिटी है म्यू वो भी दिया हुआ था। कितना बच्चा? तो ये दिया हुआ है 0.25 kg पर मीटर। क्या कोई दिक्कत? 0.25 kg पर मीटर, ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ था। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, सवाल था कि t इज इक्वल टू 0 पे एक वेव पल्स को डेवलप करा गया है। दिस क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद वापस से वेव पल्स लाइक अपनी इनिशियल पैटर्न को अचीव कर लेगा, जबकि जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो भी दिया हुआ है। लेंथ आपका दिया हुआ है स्ट्रिंग का 5 मीटर। तो ये कुछ ऐसा। क्या कोई दिक्कत? कहोगे सर कैसे बनाएंगे? बड़ा ही आसान, कुछ नहीं करना है भाई, एक लाइन में बन जाएगा। होगा क्या? यहां से ये वेव पल्स ट्रेवल करके पहुंचेगा कहीं यहां आने के बाद फिक्स्ड एंड के साथ इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये इन्वर्टेड फॉर्म में कुछ इस तरह से चला आएगा। अब ये इन्वर्टेड फॉर्म में उसी स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके पहुंचेगा फिर से कहीं यहां। अब यहां आने के बाद फिर से इसका इमीडिएटली उसी समय होगा रिफ्लेक्शन और वापस से पहुंच जाएगा वहीं। मतलब समझ में आ रहा है? टाइम कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लो, फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लो। बिकॉज इन्वर्टेड होने में जो टाइम लगा है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। माने बस आपको यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, कितना होगा। कहोगे सर निकालेंगे कैसे? स्पीड तो मालूम ही नहीं है। तो स्पीड निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू फॉर्मूला है भाई हमारे पास, अंडर रूट बोलो t बाई म्यू। अगर बात करें t का तो अंडर रूट t दिया हुआ है कितना? 100 अपॉन म्यू, तो म्यू दिया हुआ है 0.25 माने 25 अपॉन 100 माने 1/4 ऊपर जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत? कहोगे सर टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू, देख लो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस मालूम है 5, स्पीड मालूम है 20। क्या कोई दिक्कत? उसी तरह से यहां तक का टाइम, माने एक टाइम निकाल के डबल कर दो तो 2 टाइम्स कर देते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये हो जाएगा 5 और अपॉन 20। क्या कोई दिक्कत? ये आपका जाएगा 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में कैंसिल होगा, माने 1/2 सेकेंड्स, माने t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड आंसर। क्या कोई दिक्कत? ऐसे सवाल को बहुत प्यार से आप लोग टैकल कर सकते हो। बढ़ू आगे, चल फटाफट नोट करेगा फास्ट। ध्यान देना। नेक्स्ट, अब कितने लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो तब ना जब एंड जो था वो फिक्स्ड था, अगर फ्री एंड होता, मूवेबल होता तो सर क्या करते वहां पे? तो लगे हाथ ये भी जान लो, जब इतना जान गए हो तो ध्यान रखना बच्चा। इस बार क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग तो है, यहां पे एक मैंने वर्टिकल रॉड रखा है और ये जो एंड है इसको मैंने फ्री रखा है, मतलब वहां पे कॉलर लगा दिए हैं या बीड मान लो, बीड लगा दिया, एक रिंग लगा दिया है इस एंड से, और ये बीड जो है ऊपर नीचे हो सकता है कुछ इस तरह से। ध्यान देना, माने ये फ्री एंड है, फ्री एंड। तो ध्यान देना, मैंने कहा कि यहां पे मैंने वेव पल्स को जनरेट करा कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए, कभी भी अगर हम इस तरह से स्ट्रिंग में वेव पल्स जनरेट करते हैं और फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन तो यहां भी होगा लेकिन फ्री एंड से होगा, तो ध्यान रखना कि जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के बाद अगर मैं बात करूं तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा लाइक वो उसी फेज के साथ होगा जिस फेज के साथ आपका इंसिडेंट वेव था। माने अगर ये मान लो कि वेव पल्स भी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है
और भी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुआ आएगा। तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर बात करूं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर मैं कहूं तो ये जो आपका जो वेव हमारे पास अवेलेबल होगा, ध्यान दीजिएगा फटाफट, मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन के बाद जो अवेलेबल होगा ये कॉलर, वो भी, ये तो भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था राइट साइड में, ये भी स्पीड से ट्रेवल करेगा लेफ्ट साइड में। ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये क्या है आपका इंसिडेंट वेव है। ध्यान रखना, लिख देता हूं, ये आपका है इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और ये क्या है बच्चा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये वाला है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ध्यान रहे, अगर रिफ्लेक्शन फ्री एंड से हुआ तो उसी फेज में होगा, इंसिडेंट वाले के फेज में होगा, माने नो फेज चेंज, ठीक है ना। इस केस में जो स्पीड होगा वो तो एज इट इज रहने वाला है और एम्पलीट्यूड भी जो है वो एज इट इज रहेगा, माने जितना एम्पलीट्यूड इसका उतना ही एम्पलीट्यूड इसका। क्या कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई कह दे कि भैया दोनों का इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो अगर इंसिडेंट वाले का लिखना हो तो लिखेंगे y इंसिडेंट बराबर, बोलो, ये हो जाएगा a साइन, ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी। कहोगे सर माइनस क्यों लिए? माइनस इसलिए लिए बिकॉज वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। अगर कह दिया जाए कि वाई आर सर बताइए कितना होगा, तो वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा a, जो कि एज इट इज होगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ, यहां वेव नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा kx और प्लस क्या आपका ओमेगा टी। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो होगा, जीरो का फेज डिफरेंस, माने जिस फेज के साथ ये होगा उसी इनिशियल फेज के साथ ये होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तब होता है जब जो रिफ्लेक्शन है वो फिक्स्ड एंड से नहीं हो, कहां से हो आपका, फ्री एंड से हो। कहीं नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट नोट करो जल्दी से। ना स्पीड पे कोई इफेक्ट पड़ा, ना एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ा, ना वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। इनफैक्ट उसी फेज में रह गया, फेज में भी कोई चेंज नहीं आया, फेज डिफरेंस जीरो है। जबकि अगर यही फिक्स्ड एंड से होता तो सब कुछ एज इट इज रहता एक्सेप्ट फेज, पाई फेज के साथ जो है रिफ्लेक्टेड वेव चेंज होता, माने इन्वर्टेड हो जाता अपने इनिशियल फॉर्म के रेस्पेक्ट में। फटाफट नोट करोगे, फास्ट। चलो बढ़ू आगे, नेक्स्ट। क्या कोई दिक्कत? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। और इस लेक्चर को हम यहीं पर टर्मिनेट करेंगे बिकॉज जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। अब अगला लेक्चर हमारा स्टैंडिंग वेव्स का होगा, जिसपे हम लोग जो है तरीके से और भी काम करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। चलो आगे बढ़ते हैं।